अस्सलामु अलैकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुजाहिद अनवर को पाक फिजाइया की कमान संभालने पर मुबारकबाद पेश की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को GHQ आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, जबकि इस मौके पर उन्होंने यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में आर्मी चीफ ने उन्हें तरक्की और तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फिजाइया के सरबराह के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकात। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने पाक फिजाइया की कमान संभालने पर एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर को मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की कि उनकी क़यादत में पाक फिजाइया मजीद तरक्की करेगी। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर ने एतमाद का इजहार करने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि फिजाई सरहदें मजीद महफूज बनाने के लिए पूरी सलाहियत का इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में गैर मयारी स्टंट केस की समाअत हुई। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने गैर मयारी मेडिकल स्टंट केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने स्टंट्स के हवाले से कायम कमेटी की रिपोर्ट को सराहते हुए कहा कि कमेटी की तैयार करदा सिफारिशात बहुत जामे हैं, उन पर 90 रोज में अमल होना चाहिए। इत्तलाक सरकारी और निजी अस्पतालों पर होगा। कमेटी की रिपोर्ट पर 90 रोज में मनवन अमल करके अमल दरामद रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पेश करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया कि दिल के मरीज के अदवायात के लिए क्या करेंगे। जो कंपनियां जाली अदवायात बना रही हैं उनको चेक करेंगे। RIC सरबराह डॉक्टर अजहर क्यानी ने कहा कि अदवायात इतनी महंगी नहीं है, लेकिन नुस्खा महंगा लिखा जाता है। दिल के मरीज का 500 से 1400 रुपए का माहाना नुस्खा बनता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज के लिए हमें कोई अदवायात का नुस्खा बना कर दें। स्टंट कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्टंट की कीमत 1 लाख रुपए तक आ जाएगी। डायलिसिस के हवाले से डॉक्टर अदीब रिजवी से मुलाकात की। स्टंट की कीमत आज खुद लेने के बाद कम हुई है। मुकदमे के तमाम फरीकैन ने अदालत की बहुत मदद की। अस्पतालों में इमरजेंसी की कंडीशन बहुत शानदार होनी चाहिए। चीफ जस्टिस कहते हैं गैर मुल्की अकाउंट्स में रखी गई रकम वतन वापस लाने के लिए हुकूमत की मदद करना चाहते हैं। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तानियों के गैर मुल्की अकाउंट से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स हैं। ख्याल किया जाता है कि उनमें बड़ी रकम गैर कानूनी है। गैर मुल्की अकाउंट्स में मौजूद पैसों को वापस कैसे लाना है। पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क इमलाक भी हैं, क्या उनको छोड़ दें? उन इमलाक को वापस कैसे लाया जा सकता है? आराम से केस चलाना है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि बेईमान लोगों को खसूसी मराद दी जाती हैं। गैर कानूनी चैनल से लोग पैसा बाहर मुंतकिल करके कानूनी तरीके से पैसे वापस ले आते हैं। ओपन मार्केट में डॉलर खरीद कर सब कुछ पाक कर लिया जाता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि मनी चेंजर को अच्छी परसेंटेज दें तो वो ज़र मुबादला का बंदोबस्त कर देता है। गवर्नर स्टेट बैंक ने अदालत को बताया कि नैब ने बैरून मुल्क से मालूमात मांगी हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पेन, मलेशिया, दुबई, अमेरिका और फ्रांस में लोगों ने इमलाक खरीद रखी हैं। जिन लोगों ने ये गुत्थियां बनाई हैं वो इन्हें सुलझाएंगे। ये सबकी जिम्मेदारी है कि कौम का पैसा वापस लाया जाए। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रकम वापस लाने में हमारी मदद करेंगे। हमने पाकिस्तान से भागकर नहीं जाना। हमारे बच्चों का हम पर हक है। बच्चों को ऐसा मुल्क देकर जाएं जहां वो खुशो खुरम रहें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, क्यों ना मुल्क के 100 बड़े लोगों को अदालत बुला लें। उन लोगों को बुलाकर पूछ लें, अपनी बैरून मुल्क असासों की तफसील दें। मुमकिन है बड़े लोग हमारी बात मानकर तफसीलात दे दें। गवर्नर स्टेट बैंक ने अदालत को बताया कि बैरून मुल्क असासों की तस्दीक हो जाएगी, लेकिन वक्त लगेगा। पूरी दुनिया में डिक्लेयर्ड असासों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि घेरा तंग करने से आपकी क्या मुराद है? यहाँ पाकिस्तान में कैसे घेरा तंग होगा? गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि पूरे मुल्क में करेंसी की आज़ादाना नकलो हरकत हो रही है। फॉरेन करेंसी से मुतल्लिक कवानीन में तरमीम की जरूरत है। कानून फॉरेन करेंसी एक्सचेंज लाने वालों के लिए बड़ा नर्म है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे मुल्क की करेंसी गिर रही है। करेंसी गिरने से बैरूनी कर्जों में भी फर्क पड़ता है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि अदालत के नोटिस पर अब काम हो रहा है। मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत को इख्तियारात से तजावुज़ का ताना दिया जाता है। ऐसा खौफ पैदा नहीं करना चाहते जो हमारी मईशत के लिए नुकसानदेह हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने गवर्नर स्टेट बैंक से इस्तफसार किया कि क्या पाकिस्तान के अकाउंट से मुतल्लिक स्विस हकाम से मालूमात मांगी हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि मालूम नहीं कि स्विस हकाम के पास मालूमात हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एंकर पर्सन शाहिद मसूद के प्रोग्राम पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ज़ैनब कत्ल केस में एंकर शाहिद मसूद के इल्जामात से मुतल्लिक केस की समाअत की।
दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एंकर शाहिद मसूद पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हमने तो आपसे मोहब्बत की, लेकिन लगता है शाहिद मसूद को बड़ों की नसीहत का एहसास नहीं। दूसरे दिन भी प्रोग्राम में मेरे मैरिड ऑफिसर की तज़हीक की। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे लॉ ऑफिसर की तौहीन करने की? मैं देखता हूं कितने दिन प्रोग्राम चलता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शाहिद मसूद के वकील शाह खावर से मुखातिब होते हुए कहा कि शाह खावर साहब उन्हें समझाया करें और अपनी ज़बान में समझा दें, वरना हमें भी समझाना आता है किस तरह इज्जत करवाई जाती है। अब जाकर टीवी पर ना बोलना शुरू कर देना। जस्टिस साकिब निसार ने कहा, हो सकता है शाहिद मसूद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस ने अदालती अमले को एंकर शाहिद मसूद के प्रोग्राम का हिस्सा प्रोजेक्टर पर लगाने की हिदायत की, जो समाअत में वक्फा खत्म होने के बाद चलाया गया। समाअत दोबारा शुरू होने पर शाहिद मसूद ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी और उनके वकील ने कहा कि हम किसी लॉ ऑफिसर की तौहीन नहीं चाहते। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि माफी नहीं, सजा मिलेगी। आपने प्रोग्राम में बुलंदोबांग दावे किए, अवाम को दिखाया जाएगा कि आपने शो में क्या कहा था। शाहिद मसूद ने कहा कि अदालत से माजरत ख्वाह हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि इतनी रियायत देते हैं कि ऑफ एयर होने की मुद्दत खुद तय कर लें। एंकर ने कहा कि आप मेरे प्रोग्राम पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कम से कम 6 माह ऑफ एयर कर देंगे। शाहिद मसूद के वकील ने कहा कि 6 माह बहुत सख्त होंगे, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि गैर मशरूत माफी लिख कर दें, जायजा लेंगे कितनी दिल से माफी मांगी गई। शाहिद मसूद, आपने काजी को पुकारा था, आप मजलूम हैं, मजलूम की पुकार पर काजी आएगा। अदालत ने एंकर शाहिद मसूद के प्रोग्राम पर 3 महीने के लिए पाबंदी आयद करने का हुक्म जारी किया और इस हवाले से पैमरा को भी हदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शाहिद मसूद साहब, आपने फांसी मांगी थी, वो नहीं दे रहे। अभी तो ये नहीं पता कि आज आप टॉक शो करेंगे भी या नहीं। 3 ऐसे कानून हैं जो हमने देखे हैं कि आप पर लागू होते हैं। एक तो तौहीन अदालत, दूसरा इंसदाद दहशतगर्दी कानून और तीसरा पैमरा लॉ है। देखेंगे इन कवानीन के तहत आपके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। देखेंगे कि पैमरा कानून के तहत आपका प्रोग्राम ये चैनल बंद हो सकता है। जस्टिस साकिब निसार ने मजीद कहा कि आप शायद अदालतों को कमज़ोर समझते हैं। अब ये पहली बारी अदालतें नहीं रहीं। अब जो कुछ अदालत के बारे में कहा जाएगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ेह है कि रवां बरस जनवरी में पंजाब के जिला कसूर में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली कमसिन ज़ैनब के केस में टीवी एंकर शाहिद मसूद ने मुलजिम इमरान के बैरून मुल्क 37 बैंक अकाउंट्स होने का दावा किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, जबकि वज़ीर पंजाब ने भी मामले की तहकीकात के लिए GIT बनाई थी। चीफ जस्टिस ने गंदे पानी से जनाजा लेकर जाने की तस्वीर का नोटिस ले लिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की तवज्जो एक तस्वीर की तरफ दिलाई। चीफ जस्टिस का कहना था कि लोग जनाजा पढ़ने जा रहे हैं और नापाक हो गए हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से तस्वीर को देखकर सवाल किया कि यह तस्वीर किस शहर की है। उन्होंने अदालत में मौजूद मीडिया नुमाइंदों को भी तस्वीर दिखाते हुए इलाके की निशानदही करने का कहा। चीफ जस्टिस का कहना था कि यह गलाजत गंदगी इंसानी सेहत के लिए खतरा है। उनका कहना था कि पाकिस्तानी के लिए भी यह गलाजत खतरा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमें निशानदही करें ये तस्वीर किस इलाके की है और जिस इलाके की तस्वीर हुई उस इलाके के रुकने कौमी असम्बली और कौंसलर से सवाल तलब करेंगे। अदालती उस्मा ने अपने 2018 के एजेंडे के तहत इंसानी हकूक के अमूर पर तवज्जो मरकूज कर रखी है, जिनमें उनकी खसूसी तवज्जो अवाम की मयारी तालीम और सेहत पर है। चीफ जस्टिस ने इक़दामात को चौधरी इफ्तिखार के दौर की तरह हदूद से बाहर जाने का नाम दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने अदालती इक़दामात पर साबित कदम रहते हुए तनकीदों का जवाब दिया और कहा कि किसी तनकीद की वजह से हम इक़दामात से पीछे नहीं हटेंगे जो उनके मुताबिक हैं, उनका आईनी हक है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने अहद चीमा समेत 6 मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में 3 अप्रैल तक तौसीह कर दी। नैब ने साबिक DG लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी अहद चीमा और शाहिद शफीक को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया, जहां उन्हें पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। दौरान समाअत सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिम अहद चीमा ने आशियाना हाउसिंग स्कीम में हेरा फेरी की, अपने खानदान के अफराद को नवाजा और अपने दौर में इख्तियारात से तजावुज किया, जबकि मुल्जिम ने दौरान हिरासत 49 कनाल अराजी का खुद इकबाल जुर्म भी किया। सरकारी वकील ने कहा कि मुल्जिम अहद चीमा के लैपटॉप से बहुत बड़ा मवाद मिला है, जिसकी बिना पर मजीद तफ्तीश दरकार है। सरकारी वकील के दलाइल के बाद नैब की जानिब से मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर अदालत ने अहद चीमा समेत 6 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में मजीद तौसीह करते हुए उन्हें 4 अप्रैल तक नैब के हवाले कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट मियां रजा रबानी कहते हैं इदारों को चाहिए कि वो अपनी आईनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करें और एक दूसरे की आईनी हदूद में मुदाखलत ना करें।
سابق چیئرمین سینیٹ میاں رضا ربانی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب، مزدور اور پسے ہوئے طبقے کے عوام کے لیے جدوجہد کی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو فروخت کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ سابق چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کون ہوتا ہے جس کے کہنے پر قومی اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پی آئی اے یا کسی بھی ادارے کی نجکاری کی گئی تو پاکستان پیپلز پارٹی ہر فورم پر اس کے خلاف احتجاج کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی رہنما نے مطالبہ کیا کہ پی آئی اے اور پاکستان اسٹیل ملز کو ملازمین کے حوالے کیا جائے۔ میاں رضا ربانی کا کہنا تھا کہ حکومتی بیانات آپس میں نہیں ملتے۔ ملک میں ٹریڈ یونین پر پابندی لگا کر سرمایہ دار کو مضبوط کیا گیا۔ جہاں تک 18ویں ترمیم کا تعلق ہے تو وزارت نجکاری کے اختیارات وفاقی حکومت کے کاروباری قوانین سے زائد اختیارات ہیں، تاہم حکومتوں کو چاہیے تھا کہ ان قوانین میں ترمیم کرتی۔ بیرون ملک قرضوں کے حوالے سے سوال کے جواب میں سابق چیئرمین سینیٹ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قرضے ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ کچھ دوست ممالک کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں جس کے مطابق ان کے فنڈز کو پاکستان کے زر مبادلہ میں ظاہر کیا جائے گا۔ اسحاق ڈار ضمنی ریفرنس میں صدر نیشنل بینک کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت کے دوران شریک ملزم سعید احمد کی ضمنی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 27 مارچ کی تاریخ مقرر کر دی۔ نیب کی جانب سے 26 فروری 2017 کو دائر کیے گئے اثاثہ جات ریفرنس میں نیشنل بینک کے سابق صدر سعید احمد سمیت 3 افراد کو بھی شریک ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا تھا۔ احتساب عدالت نے 5 مارچ کو ہونے والی سماعت کے دوران ضمنی ریفرنس میں نامزد ملزمان سعید احمد، نعیم محمود اور منصور رضوی پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 12 مارچ کی تاریخ مقرر کی تھی۔ تاہم ملزمان نعیم محمود اور منصور رضوی نے فرد جرم عائد نہ کرنے کی درخواست کی، جبکہ سعید احمد نے عدالت میں ضمنی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ ان کے خلاف کیس بنتا ہی نہیں اور نیب کا ضمنی ریفرنس سپریم کورٹ کے پاناما فیصلے کی روح کے منافی ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف اثاثہ جات ضمنی ریفرنس کی سماعت آج احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی اور شریک ملزم سعید احمد کی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ جج محمد بشیر نے کہا کہ درخواست خارج کرنے کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔ عدالت نے ملزمان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 27 مارچ کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سعید احمد کے وکیل حشمت حبیب ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ تحریری فیصلہ ملنے پر ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ سپریم کورٹ کے 28 جولائی کے پاناما کیس فیصلے کی روشنی میں نیب نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے کا ریفرنس دائر کیا تھا۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے مطابق اسحاق ڈار اور ان کے اہل خانہ کے 831 ملین روپے کے اثاثے ہیں جو مختصر مدت میں 91 گنا بڑھے۔ گزشتہ برس 27 ستمبر کو احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں کے نیب ریفرنس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر فرد جرم عائد کی تھی، تاہم اسحاق ڈار نے صحت جرم سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار 7 مرتبہ احتساب عدالت کے روبرو پیش ہو چکے ہیں، تاہم بعد ازاں مسلسل غیر حاضری پر احتساب عدالت نے 11 دسمبر 2017 کو اسحاق ڈار کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا تھا۔ سابق وزیر خزانہ ان دنوں علاج کی غرض سے بیرون ملک مقیم ہیں۔ بعد ازاں 26 فروری کو نیب نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا ضمنی ریفرنس بھی احتساب عدالت میں دائر کیا تھا، جس میں نیشنل بینک کے سابق صدر سعید احمد سمیت 3 ملزمان کو بھی شریک ملزم کے طور پر شامل کیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے زینب قتل کیس کے مجرم عمران کی سزائے موت کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 17 فروری کو زینب قتل کیس کے مرکزی ملزم عمران کو 4 مرتبہ سزائے موت سنائی تھی، جس کے خلاف اس نے اپیل لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی تھی، جسے عدالت نے سماعت کے لیے منظور کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس صداقت علی خان اور جسٹس شہرام سرور نے درخواست کی سماعت کی۔ دوران سماعت مجرم عمران کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ مجرم عمران اصل مجرم نہیں۔ ٹرائل کورٹ نے اجلت میں فیصلہ سنایا۔ وکیل کے دلائل پر جسٹس صداقت علی نے کہا کہ عدالتوں کے بروقت فیصلے پر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ مجرم نے سزا میں کمی کی اپیل کی اور آپ بریت کی بات کر رہے ہیں۔ جسٹس شہرام سرور نے ریمارکس دیے کہ مجرم عمران کو ڈی این اے میچ ہونے پر پکڑا گیا۔ 1187 افراد میں سے صرف عمران کا ڈی این اے میچ ہوا۔ تفتیش میں ثابت ہو چکا ہے کہ عمران ہی اصل مجرم ہے۔ عمران نے سماعت مکمل ہونے کے بعد مجرم عمران علی کی سزائے موت کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ رواں برس جنوری میں پنجاب کے ضلع قصور میں کمسن زینب کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ مذہبی سیاسی جماعتوں پر مشتمل سیاسی اتحاد متحدہ مجلس عمل کو بحال کر دیا گیا۔
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमाते इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच ने मुत्तहिदा मजलिस अमल की बहाली का ऐलान किया। लियाकत बलोच ने MMA की मरकजी क़यादत से आगाह करते हुए बताया कि जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को MMA का सदर मुंतखब किया गया है, जबकि लियाकत बलोच जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। MMA के जनरल सेक्रेटरी लियाकत बलोच ने कहा कि मुत्तहिदा मजलिस अमल का मरकजी वर्कर्स कन्वेंशन अप्रैल के पहले हफ्ते में मुनक्किद किया जाएगा। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में MMA के नौ मुंतखब सदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पूरी कौम को MMA की बहाली की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमने नए सफर के आगाज का अहद किया है, कोशिश करेंगे कि कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरें। उन्होंने कहा कि हर सतह पर MMA में तंजीम साजी होगी। आइंदा इंतखाबात MMA के परचम तले लड़ेंगे। हम मुल्क में नई सियासत का आगाज करने जा रहे हैं। हमें अमन और खुशहाली की जरूरत है। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि MMA आम शहरियों की तर्जुमानी करेगी। हम एक नए अज़्म के साथ सफर का आगाज कर रहे हैं। वाजिद ज़िया ने नैब रेफरेंस की समाअत के दौरान नवाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात में मुलाजमत से मुताल्लिक अकामा और मुआहिदा अदालत में पेश कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ एवन फील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस की समाअत हुई। समाअत के दौरान साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर हुसैन पेश हुए। समाअत के दौरान JIT सरबराह वाजिद ज़िया एहतसाब अदालत में पेश हुए और नवाज शरीफ के बच्चों हुसैन नवाज और मरियम नवाज के दरमियान मुआहदे का खत, ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक फ्लो चार्ट, मुख्तलिफ कंपनियों के माबैन लेन देन और रकूम की मुंतकिली का रिकॉर्ड, नेल्सन, नेस्कोल और कोम्बर ग्रुप की ट्रस्ट डीड, मुत्तहिदा अरब अमारात एम्बेसी का जवाबी खत और रॉबर्ट रेडली की फोरेंसिक रिपोर्ट समेत नवाज शरीफ की मुलाजमत से मुतल्लिक ओकामा और मुआहदा भी अदालत में पेश किया। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने दस्तावेजात पर एतराज उठाया कि जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी के दस्तावेजात नोटरी पब्लिक, कौंसल खाना और डिप्लोमेटिक एजेंट से तस्दीक शुदा नहीं, इसलिए कानून शहादत के तहत दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। वाज़ेह रहे कि नैब की जानिब से एवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में नवाज शरीफ समेत उनके बच्चों हसन, हुसैन नवाज, मरियम नवाज समेत दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को मुल्जिम ठहराया गया था। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल। नैब ने वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और उनके भाई को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। नैब ने वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को 22 मार्च जबकि उनके भाई सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक को 26 मार्च को तलब किया है। नैब ने वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक को आशियाना हाउसिंग और पैरागॉन सिटी स्कैंडल में तलब किया है। दोनों शख्सियात से इन मामलात पर पूछगछ की जाएगी। नैब ने वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को 22 मार्च जबकि उनके भाई सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक को 26 मार्च को तलब किया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अयाज सुमरो इंतकाल कर गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और NA 204 लाड़काना से रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अयाज सुमरो न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गए। MNA मोहम्मद अयाज सुमरो काफी अरसे से दिल के आर्जे के बायस NICVD में जेरे इलाज रहे, जबकि 2 हफ्तों से वो न्यूयॉर्क में जेरे इलाज थे। अयाज सुमरो पिछले 40 साल से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थे। वो 10 साल पीपल्स पार्टी जिला लाड़काना और डिस्ट्रिक्ट बार के सदर समेत सूबाई वजीर कानून भी रहे। आसिफ जरदारी ने अयाज सुमरो के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि अयाज सुमरो पार्टी का बहुत बड़ा असासा थे। उनकी जमहूरियत और पार्टी के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं और पार्टी और भुट्टो खानदान अयाज सुमरो के इंतकाल पर गमज़दा है। सुप्रीम कोर्ट ने शेख रशीद की नाअहली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शकील अवान की जानिब से शेख रशीद की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत की। शकील अवान के वकील ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि शेख रशीद ने कागजात नामजदगी में अपने असासे छुपाए हैं। उन्होंने घर की कीमत 1 करोड़ 2 लाख ज़ाहिर की, जबकि घर की बुकिंग 4 करोड़ 80 लाख से शुरू की गई थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि फतह जंग के मौजूरामा में ज़मीन ज़्यादा, कागजात में कम ज़ाहिर की गई है। रिकॉर्ड के मुताबिक शेख रशीद की ज़मीन 1081 कनाल है। उन्होंने कागजात नामजदगी में 968 कनाल और 13 मरला ज़ाहिर की। दौरान समाअत वकला की जानिब से पनामा केस के फैसले का हवाला दिया गया, जिस पर जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा कि क्या पनामा लीक्स केस के फैसले में वजह करदा असूलों का इत्तलाक सब पर नहीं होगा। पनामा लीक्स केस में कहाँ यह असूल तय हुआ कि गलती जानबूझकर हो या गैर इरादी नाअहलियत होगी। बाद अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। लीबिया के साबिक रहनुमा मुअम्मर कज़ाफ़ी के बेटे सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी रवां साल होने वाले सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने की तैयारियां कर रहे हैं। लीबिया की मारूफ जमात पॉपुलर फ्रंट पार्टी के तर्जुमान एमन अबुरास ने त्यूनिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया है कि रवां साल होने वाले सदारती इंतखाब के लिए सैफुल इस्लाम उनकी पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार होंगे। सदारती उम्मीदवार की कामयाबी के लिए भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, जिसके लिए तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहे हैं।
ترجمان نیشنل فرنٹ پارٹی نے سیف الاسلام کو موزوں امیدوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ سابق صدر کے صاحبزادے قومی مفاہمت اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، جس کے لیے سیف الاسلام ایک صدر اور ایک نظام کے قیام کے لیے اقدامات کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں منشیات کی روک تھام کے لیے منشیات فروشوں کو سزائے موت دینے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی ریاست نیو ہیمشائر کے شہر مانچسٹر میں خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں 2 سال کے اندر 63,000 سے زائد افراد نشے کی عادت کے باعث مر چکے ہیں، جبکہ 24 لاکھ افراد منشیات کے عادی ہیں۔ لہٰذا اب منشیات فروشوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا وقت آ گیا ہے، جس کے لیے منشیات فروشوں کو سخت سزا دینا ہوگی اور ان کے لیے موت کی سزا بھی زیر غور ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ فلپائن میں منشیات فروشوں کے لیے سخت کارروائی کی گئی، جو قابل ستائش ہے۔ امریکہ کو بھی اس ماڈل پر غور کرنا چاہیے اور فلپائن کی طرز پر منشیات فروشوں کے خلاف حتمی کارروائی کرنا چاہیے۔ جو لوگ ہماری نسلوں میں زہر گھول رہے ہیں وہ کسی قسم کے رحم کے مستحق نہیں ہیں۔ اس موقع پر امریکی صدر نے علاج معالجے کی عدم فراہمی اور ضرورت سے زائد نسخوں کی فروخت کے حوالے سے بھی اقدامات کا اعلان کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی پر قومی خزانے سے 1 ارب 90 کروڑ کی خطیر رقم لوٹنے کا الزام۔ سابق صدر ایران محمود احمدی نژاد نے آیت اللہ خامنائی پر قومی خزانے کو 1 ارب 90 کروڑ ڈالر کا نقصان پہنچانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ آیت اللہ خامنائی کے اثاثے 2 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں اور یہ رقم سرکاری خزانے میں ہیر پھیر کر کے حاصل کی گئی ہے۔ سابق ایرانی صدر نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر سنگین الزامات کی بوچھاڑ اپنے 2 طویل کالمز میں کی، جو احمدی نژاد کے مقرب ویب سائٹ پر شائع ہوئیں۔ اپنے مکتوب میں احمدی نژاد کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری خزانے سے لوٹی گئی رقم کو ناقدین کا منہ بند کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حکومتی کارکردگی نہایت مایوس کن ہے، یہی وجہ ہے کہ ایرانی عوام موجودہ حکمرانوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پہلے باضابطہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پہلے باضابطہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ شہزادہ محمد بن سلمان ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ آج وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ سینئر حکام کے مطابق ملاقات میں شام میں روس کے کردار، یمن میں سعودی مداخلت اور ایرانی نیوکلیئر ڈیل پر بات ہوگی۔ شہزادہ محمد بن سلمان واشنگٹن کے علاوہ نیو یارک، لاس اینجلس اور سان فرانسسکو بھی جائیں گے، جہاں وہ مالیات، آئل اور ٹیکنالوجی کے بڑے ادارے کے سربراہ سے بھی ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوران شہزادہ محمد بن سلمان نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے۔ فرانس کے سابق صدر نیکولس سرکوزی کو گرفتار کر لیا گیا۔ نیکولس سرکوزی پر 2007 کے صدارتی انتخابات میں لیبیا کے صدر معمر قذافی سے بھاری رقوم لینے کے الزامات ہیں۔ عدالت نے آج صبح پیش ہونے پر سابق فرانسیسی صدر کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ نیکولس سرکوزی 2007 سے 2012 کے دوران فرانس کے صدر رہے۔ جولائی 2014 میں بھی نیکولس سرکوزی کو مبینہ طور پر اپنے اثر و رسوخ کے استعمال کے الزام میں حراست میں لے کر ان سے باقاعدہ تفتیش کی گئی تھی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 115 روپے 50 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک مارکیٹ میں روپے کی قدر میں 4% سے زائد کی کمی ریکارڈ کی جا چکی ہے، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 110 روپے سے تجاوز کر کے 115 روپے 50 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافے سے بیرونی قرض بڑھ گیا ہے اور 8,100 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ T20 رینکنگ میں پاکستان کی ٹاپ پوزیشن کمزور پڑنے لگی۔ بنگلہ دیش کو کولمبو میں شکست دے کر ٹرائنگولر ٹرافی جیتنے والی بھارتی ٹیم 2 پوائنٹس پیچھے تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ چوتھے سے 7ویں نمبر پر بالترتیب نیوزی لینڈ، ویسٹ انڈیز، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ موجود ہیں۔ سری لنکا کا 8واں، افغانستان کا 9واں اور بنگلہ دیش کا 10واں نمبر ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ مغربی ہوائیں پاکستان میں داخل ہو گئیں۔ فیصل آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ لاہور میں بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں مغربی ہواؤں نے موسم تبدیل کر دیا۔ مغربی ہواؤں کا اثر پنجاب کے مختلف علاقوں پر بھی ہوا۔ فیصل آباد، قصور، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور میاں چنو میں رم جھم ہوئی، جس کے بعد موسم سہانا ہو گیا۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.